सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले इस वीडियो में जून महीने के फोर्थ वाले वीक का ये हमारा सेकंड वाला पार्ट होगा और इसी पार्ट के साथ आपके जून के सारे वीकली पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट से खत्म करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं जून 2022 में किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा विजय अमृतराज को। तो भारत के विजय अमृतराज इनको गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। ये गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड हर साल इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने कई अलग अलग क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो और खेल के लिए लंबी सेवा समर्पित की हो। तो याद रखना इनका नाम। अभी यूनिसेफ ने प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड किसे दिया था? आरजे उमर निसार को। ये जम्मू कश्मीर के हैं। वीटली गोल्ड अवार्ड मिला था अभी हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए किसे? चारुदत्त मिश्रा को। और भारतीय वास्तुकार हैं ये बीवी दोषी और अभी रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से इनको सम्मानित किया गया। बीवी दोषी का फुल फॉर्म हो गया बाल कृष्ण विट्ठल दोषी। नाम याद रखना, बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा उड़ीसा को। तो एमएसएमई अवार्ड्स 2022 की घोषणा हो चुकी है और इसमें उड़ीसा को प्रथम स्थान पर रखा है। और किस कैटेगरी में? तो एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान में उड़ीसा को पहले स्थान पर रखा गया। दूसरे पे बिहार है और तीसरे पे हरियाणा। वहीं अगर जिलों की कैटेगरी में बात करेंगे तो तमिलनाडु का विरुधुनगर पहले स्थान पर है, राजस्थान का करौली दूसरे स्थान पर है और उड़ीसा का कालाहांडी ये तीसरे स्थान पर है जिलों की कैटेगरी में। वैसे हमारे एमएसएमई मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। इसके मंत्री कौन है? नारायण रणें। और एमएसएमई डे मनाया जाता है 27 जून को। आपको याद होगा अभी एमएसएमई मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ अभियान शुरू किया था और एमएसएमई मंत्रालय ने ही संभव नाम से एक जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया था। उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए था ये अभियान। और रैंप योजना का संबंध भी है एमएसएमई से ही। रैंप मतलब रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ अभी किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता? तो आंसर होगा खुशी पटेल ने। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीत लिया है ब्रिटिश बायोमेडिकल की छात्रा खुशी पटेल ने। जबकि गुयाना की रोशनी रजाक को मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 चुना गया। आप जानते हो अभी मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का खिताब किसने जीता? सरगम कौशल ने। और 70वीं मिस यूनिवर्स अभी बनी थी हरनाथ संधू। और अभी 70वीं मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? कैरोलिना बिलावस्का ने। ये पोलैंड की हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया भी था। और अगर मिसेज वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता ये पूछेंगे तो आंसर करना शाइलिन फोर्ड ने। ये यूएस की हैं। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ अभी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित नहीं किया गया? नहीं पूछ रहे हैं तो ऑप्शन में देखो। ऑप्शन क्या क्या है? बीवी दोषी, एमएस कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण। तो आंसर होगा बीवी दोषी। तो कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं एमएस कृष्णा, इन्फोसिस के संस्थापक हैं एनआर नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन प्लेयर है प्रकाश पादुकोण। इन तीनों को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है जिसे इस साल की शुरुआत में स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा बीवी दोषी भी कोई लल्लू पंजू नाम नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इनको रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड मिला था 2022 का। ये एक वास्तुकार है, आर्किटेक्ट है। मुझे बताओ केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? और मुझे उम्मीद है आप सभी इस प्रश्न का बड़ी आसानी से उत्तर दे देंगे। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस कहाँ पर अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? तो आंसर होगा मलेशिया। तो ड्रोन स्टार्टअप है गरुड़ एरोस्पेस और ये मलेशिया में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करेगा। इसके लिए इसने हिलसे ग्लोब कंपनी के साथ भी समझौता किया है और इस नए प्लांट का नाम होगा हिलसे गरुड़ एरोस्पेस। इसमें कितने का निवेश किया इसने? 115 करोड़ रुपए का।
अच्छा, गरुड़ एरोस्पेस से आपको कुछ याद आएगा? अभी MS धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे, उन्होंने इसमें निवेश भी किया था। ध्यान रखना, ये भी बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है, अभी हाल ही में बांग्लादेश का सबसे लंबा पुल इसका उद्घाटन किया गया, इसका नाम क्या है? तो आंसर होगा पद्मा। तो अभी बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने इस पद्मा पुल का उद्घाटन किया है। इसकी खास बात क्या है? ये बांग्लादेश का सबसे लंबा पुल है और इसे पूरी तरह से बांग्लादेश ने अपने पैसों से बनाया है। मतलब किसी से मांगे नहीं है, इसने लोन वगैरह नहीं लिया। वैसे इसने ट्राई जरूर किया था लोन लेने का वर्ल्ड बैंक से, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने देने से मना कर दिया। फिर इसने हार नहीं मानी और अपना खुद का पैसा लगाया और लगभग 3.6 बिलियन डॉलर में इसको तैयार किया। लंबाई कितनी है? 6.15 किलोमीटर है और ये पद्मा नदी पर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम पद्मा है। ये मल्टीपर्पज रोड रेल पुल है, यानी कि नीचे से रेलगाड़ी निकलेगी और ऊपर से रोड है, मोटरसाइकिल वगैरह कार वगैरह निकलेगी। चलो आप मुझे बताओ, अभी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज ये कहां पे बन रहा है? भारत में बात कर रहे हैं, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में, जिसकी लंबाई है 1.3 किलोमीटर। चिनाब नदी से इसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर। अगर आपसे पूछे अभी दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज ये कहां पर बनकर तैयार हुआ, तो आंसर होगा चेक रिपब्लिक में, चेक गणराज्य में, जिसका नाम है स्काई ब्रिज 721 मीटर इसकी लंबाई है। और किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज अभी तैयार किया? तो आंसर होगा वियतनाम ने। इसकी लंबाई कितनी है? 632 मीटर है। इसका नाम है व्हाइट ड्रैगन। आपको याद होगा लिविंग रूट ब्रिज के बारे में। किस राज्य का है ये, जिसे अभी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था? तो ये मेघालय का है, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है जून 2022 में किस देश ने अपना पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल प्रक्षेपण किया? तो आंसर होगा साउथ कोरिया। अच्छा, कुछ समय पहले आपने जरूर पढ़ा होगा साउथ कोरिया ने नूरी का प्रक्षेपण किया था, पर वो असफल हो गया था। पर उसने हार नहीं मानी, वो आप ही की तरह लगा रहा और अब अपने दूसरे ही प्रयास में उसे सफलता मिल गई। और ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि साउथ कोरिया ने पहली बार स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया, यानी कि उसे लॉन्च किया, जिसका नाम है नूरी। और इस तरह से ये अंतरिक्ष में उपग्रह सैटेलाइट को स्थापित करने वाला विश्व का 10वां देश बन गया है। अच्छा, नूरी से आपको एक नाम याद आएगा, नूर। याद आया? तो बताओ, अभी इसी साल की बात है, किस देश ने अपने सैन्य उपग्रह मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2 का सफल परीक्षण किया था? तो आंसर होगा इसका ईरान ने। अच्छा, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल होती है और साउथ कोरियन वॉन करेंसी है और नए प्रेसिडेंट बन गए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। आंसर होगा यूंग सुक येओल। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। अभी आपको याद होगा जो महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है जिसको कहते हैं उबेर कप, उसको साउथ कोरिया ने ही जीता है चाइना को हरा करके। और जो पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है थॉमस कप, उसको पहली बार जीत लिया है भारत ने इंडोनेशिया को हरा करके। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं जून 2022 में भारत में आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन अभी कहां पे किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। आइकिया ये फर्नीचर की कंपनी, फर्नीचर और होम डेकोर का सामान बेचती है। ये स्वीडन की कंपनी है बेसिकली ये। और ये भारत में अपना सबसे बड़ा स्टोर कहां पे खोल रही है? बेंगलुरु में। इसमें वो 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और इस तरह से ये उसका भारत में चौथा स्टोर भी होगा। चौथा तो होगा लेकिन सबसे बड़ा यही वाला है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। अच्छा, बेंगलुरु किसकी कैपिटल है? कर्नाटक की। वैसे कर्नाटक का भी नवीनतम जिला कौन सा बना था? विजयनगर। आपको याद है अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण हुआ था कहाँ पे? बेंगलुरु में ही। और उसमें पहले स्थान पे रहा था जैन यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलुरु का है, जिसका शुभंकर क्या था इस गेम्स का? वीरा। और जोग जलप्रपात ये कहाँ पर है? गरसप्पा वाटरफॉल भी इसको बोलते हैं, शरावती नदी पर है कर्नाटक में। और याद रखना भारत में कॉफ़ी के उत्पादन में, प्रोडक्शन में टॉप कर्नाटक ही है और विश्व में टॉप है ब्राज़ील। अच्छा, ब्राज़ील में एक कॉफ़ी बंदरगाह आपको मिलेगा, उसे क्या कहते हैं? सेंटोस बंदरगाह। बंदरगाह मतलब पोर्ट। चलो एक प्रश्न का उत्तर दो। अभी आरबीआई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब ये कौन सा राज्य बन गया है? तो आंसर होगा गुजरात। बढ़ते आगे।
तो इस प्रश्न में आपको बताना है भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया। तो आंसर होगा अनिल खन्ना को। तो अभी अनिल खन्ना को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये किनका स्थान लेंगे? आपको याद होगा नरेंद्र ध्रुव बत्रा जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनका ये स्थान लेंगे। बाकी अभी नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? परमेश्वरन अय्यर। और नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने, ये आप लोग बताओ। अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में जो अपना क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गिफ्ट सिटी गुजरात में, उसका महानिदेशक किसे बनाया? तो आंसर होगा डॉक्टर डीजे पांडियन को। और यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बन गई है? रुचिरा कंबोज बन गई है टीएस तिरुमूर्ति की जगह। याद रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच कौन बनी है? तो आंसर होगा लक्षिका डागर। 21 साल की है ये लक्षिका डागर, जो पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद राज्य की सबसे कम उम्र की सरपंच बन गई है। ये न्यूज एंकर और रेडियो जॉकी के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। अच्छा, आपको याद है क्या अभी बालिका पंचायत का सफल आयोजन ये गुजरात के किस गांव में हुआ था? तो कुनरिया गांव में हुआ था। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। अच्छा बताओ, अभी उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी, क्या नाम है? सृष्टि गोस्वामी। और उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर कौन बनी? अभी रितु खंडूरी बनी। ये प्रश्न एग्जाम में आया था अभी। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच है। याद रखना, ये सब पढ़ते आगे। अच्छा बताओ, किसे इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अविनाश कुलकर्णी को। तो इंडिया रिसर्जेंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अविनाश कुलकर्णी, जिनको इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी का प्रमुख चुना गया है। वह सरकार के द्वारा समर्थित नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा अधिकृत किए जाने वाले 83,000 करोड़ रुपए से अधिक के फंसे हुए ऋणों यानी कि लोन की वसूली करने वाले एकमात्र एजेंट होंगे। क्या नाम है? अविनाश कुलकर्णी। इससे पहले ये एसबीआई में भी काम कर चुके हैं। आपको याद है अभी आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ कौन बने थे? आर सुब्रमण्य कुमार। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने? दिनकर गुप्ता बने। अभी दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने। ये नाम भी याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा नितिन गुप्ता। तो अभी केंद्र सरकार ने आईआरएस नितिन गुप्ता को सीबीडीटी का नया अध्यक्ष बनाया गया। आपको याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था सीबीडीटी का एडिशनल चार्ज मिला था संगीता सिंह को। तो अब आप ये मत कहना, अभी कुछ दिन पहले तो संगीता सिंह बनी थी, उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया था। एडिशनल चार्ज मतलब होता है जब तक उस पद पर कोई भी नहीं आ जाते परमानेंट व्यक्ति, तब तक ये काम संभालेंगी। तो अब परमानेंट आ चुके हैं नितिन गुप्ता, तो अब वो जा चुकी हैं। नितिन गुप्ता का नाम याद रखना है, कहने की बात यह है। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। मनरेगा लोकपाल अभी बने थे एनजे ओझा। इंटेलिजेंसी ब्यूरो चीफ बने थे तपन कुमार डेका। और नीति आयोग के नए अध्यक्ष बने डॉक्टर सुमन के बेरी। और परमेश्वरन अय्यर इसके नए सीईओ बने हैं, वो नाम भी याद रखना, बढ़ते आगे। तो बताइए, जॉर्ज फर्नांडिस की जीवनी को किसने लिखा है? तो आंसर होगा राहुल रामागुंडम ने। तो अभी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने घोषणा की है कि भारत के सबसे तेज तर्रार यूनियन नेताओं में से एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की एक नई जीवनी प्रकाशित की जाएगी, जो बॉम्बे की सड़कों से दिल्ली में सत्ता की गलियारे तक उनकी यात्रा के बारे में बताएगी। और इस बुक का नाम है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, जिसको लिखा है राहुल रामागुंडम ने। तो ये नाम याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, जून 2022 में किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश की टीम ने 41 बार की चैंपियन रही मुंबई को हरा करके 2021-22 का रणजी खिताब जीत लिया है। तो मध्य प्रदेश ने पहली बार ये रणजी का खिताब जीता है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसमें मध्य प्रदेश टीम के कप्तान थे आदित्य श्रीवास्तव और मुंबई टीम के कप्तान थे पृथ्वी शॉ। फाइनल कहाँ पे खेला गया? बंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। और इसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे मुंबई के बैट्समैन सरफराज खान। देखो, रणजी ट्रॉफी के बारे में आपको बता दूं, ये भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। किसके नाम पर शुरू हुई थी? तो महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय थे।
इसका जो पहला टूर्नामेंट है ये 1934 में हुआ था। किस किस के बीच? मद्रास वर्सेस मैसूर। और सर्वाधिक बार की विजेता है मुंबई, 41 टाइम्स जीत चुकी है। ये बता ही दिया मैंने आपको स्टार्टिंग में। चलो आप मुझे बताओ, और याद रखना इतने साल हो गए इसे चालू हुए, लेकिन केवल एक बार इसका आयोजन नहीं हुआ था अभी 2020-21 वाला टूर्नामेंट कोविड-19 के कारण। एक शकीबुल गनी का नाम आपको याद होगा। ये रणजी में अपने डेब्यू में ट्रिपल सेंचुरी जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे। ये बिहार से हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई रणजी ट्रॉफी की। आपको याद है अभी संतोष ट्रॉफी, जिसका संबंध किससे है? फुटबॉल से। इसका अभी 75वां एडिशन हुआ और उसको केरल ने जीत लिया पश्चिम बंगाल को हरा के। बाकी आप जानते ही हो, आईपीएल के बारे में सब कुछ जानते हो ना, तो बताओ 2022 वाला इसका कौन सा एडिशन था? 15वां एडिशन। कहाँ पे हुआ? भारत में हुआ। किसने जीता? गुजरात टाइटन ने। किसे हराया? राजस्थान रॉयल को। पहली बार जो नई टीमें शामिल हुई थी, 2 टीमें थी, लखनऊ सुपर जायंट्स जिसके कप्तान कौन थे? केएल राहुल, और गुजरात टाइटंस जिसके कप्तान थे हार्दिक पांड्या। तो इस नई टीम गुजरात टाइटंस ने ही इस बार का खिताब जीत लिया। 2 कैप दी जाती हैं, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। तो पर्पल कैप किसे मिलती है? जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं। ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। तो ऑरेंज कैप मिली, याद रखना, जॉस बटलर को, और पर्पल कैप मिली है यजुवेंद्र चहल को। ये दोनों राजस्थान रॉयल के हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी इयॉन मॉर्गन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये किस देश के खिलाड़ी थे? तो आंसर होगा इंग्लैंड। तो 2019 में वर्ल्ड कप विजेता इंग्लैंड के कप्तान इयॉन मॉर्गन ने 35 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। आपको बता दूं, इयॉन मॉर्गन वे वनडे और T20 क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले और सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं। आपको याद है ना, अभी 2 भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उनके नाम है मिताली राज और रुमेली धर। वैसे अभी आईपीएल हुआ है। आईपीएल 2022 में ये इसका 15वां संस्करण था जो कि भारत में हुआ। जिसको किसने जीता? जो हमारी नवीनतम टीम है गुजरात टाइटन, उसने राजस्थान रॉयल को हरा करके। और 2 तरह की कैप आपको याद है, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं, ऑरेंज कैप जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं। तो ऑरेंज कैप मिली है जॉस बटलर को और पर्पल कैप मिली है यजुवेंद्र चहल को। चलो आप मुझे बताओ, आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो याद रखना, रविचंद्रन अश्विन, ये राजस्थान रॉयल के हैं। जॉस बटलर और यजुवेंद्र चहल भी राजस्थान रॉयल के हैं। उसी तरह से रणजी ट्रॉफी भी याद आएगी। और अभी 2021-22 का खिताब पहली बार जीता है मध्य प्रदेश ने मुंबई को हरा करके, जो कि अभी तक 41 बार की चैंपियन रह चुकी है। सर्वाधिक बार मुंबई है, लेकिन इसको भी हरा दिया अभी मध्य प्रदेश ने। अभी आपको याद हो तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था संस्करण हुआ था पंचकुला हरियाणा में, जिसका शुभंकर मैस्कोट था धाकड़। इसमें पहले स्थान पे हरियाणा है, दूसरे पे महाराष्ट्र है। उसी तरह से आपको याद आएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण जो कि बेंगलुरु में हुआ, उसका शुभंकर मैस्कोट है वीरा। उसमें पहले स्थान पर रहा है जैन यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलुरु का ही है। चलो बताओ, अभी आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे हुआ था? न्यूजीलैंड में, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इंग्लैंड को हरा के। अब एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, बताना किस देश के ऑलराउंडर हैं किरोन पोलार्ड जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है? बताओ, हम बढ़ते हैं। चलो बताओ, अभी जून 2022 में भारतीय महिला डिस्कस थ्रोवर नवजीत ढिल्लों ने कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। इसीलिए प्रश्न आपको कराया जा रहा है। अच्छा, पहला प्रश्न तो आपके माइंड में आएगा, ये आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो कजाकिस्तान के अलमाटी में इस कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट का आयोजन हुआ, जिसमें डिस्कस थ्रोवर है नवजीत ढिल्लो, ये भी याद रखना, इन्होंने गोल्ड जीता। इन्होंने 56.26 मीटर डिस्कस को थ्रो करके गोल्ड जीता है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किससे है? तो आंसर होगा राजस्थान से। एक्चुअली में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने बजट में इस योजना की घोषणा की थी। क्या है इस योजना में? तो इस योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध मिलेगा। कौन से 2 दिन? मंगलवार को और शुक्रवार के दिन। और कितना कितना दूध मिलेगा? तो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को तो 150 ml, कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 200 ml। उद्देश्य क्या है?
उद्देश्य साफ है, बच्चों को पर्याप्त पोषण देना। मिल्क से आपको याद आएगा, एक तो वर्ल्ड मिल्क डे होता है जो 1 जून को मनाते हैं, और भारत में नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है 26 नवंबर को, श्वेत क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन को। वैसे 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं, ये भी याद रखना। अच्छा, दूध में कौन सी शर्करा होती है? तो आंसर होगा लैक्टोज। और दूध से दही बनाते हैं कौन से बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा हर घर तिरंगा। तो अभी केंद्र सरकार ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? सभी भारतीयों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करना। और ये पहल भारतीय नागरिकों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को भी बढ़ावा देगी। आपको याद होगा, कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था कि सरकार ने पॉलिएस्टर और मशीन से बने हुए झंडों को बनाने की परमिशन दे दी है, वरना पहले केवल हाथ से बने हुए झंडों को अनुमति थी। और झंडों से आपको एक प्रश्न तो जरूर याद आ जाएगा, भारतीय झंडे का डिजाइन किसने दिया? तो पिंगली वेंकैया ने। बढ़ते आगे। तो बताओ, एमएसएमई दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 जून को। हर साल 27 जून को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कार्यान्वयन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमियों के योगदान को मान्यता देने के लिए ये एमएसएमई डे मनाया जाता है। थीम क्या है? रेजिलियंस एंड रीबिल्डिंग एमएसएमई फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बाकी आपको बताइए, एमएसएमई मंत्री हमारे कौन है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्री नारायण राणे। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक डे। तो आंसर होगा 29 जून को। और ये जो दिन है ये प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण के डिजाइन में योगदान दिया। तो उनके इसी योगदान के लिए पीसी महालनोबिस को भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है। इस बात की थीम क्या है? डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, वैसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में है। इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना होती है 1932 में। और बताओ, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? दूसरी, जो चली थी 1956 से लेके 1961 तक। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलो बताओ, जून 2022 में कहां से भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो आंसर होगा कोवरू, फ्रेंच गुयाना। तो GSAT-24 इसका भी सफल परीक्षण किया गया। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार उपग्रह है। किसने लॉन्च किया? तो इसरो ने। कहां से? कोवरू, फ्रेंच गुयाना से। और किस रॉकेट की मदद से? एरियन 5। और इसे किसके लिए लॉन्च किया गया? तो भारत की एक न्यू स्पेस लिमिटेड कंपनी है उसके लिए। और इस उपग्रह को लीज पर दिया गया है टाटा को, वो इसका उपयोग DTH सर्विसेज में करेगी। आपको याद होगा, इसरो ने 2022 का जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था उसका नाम क्या है? EOS-04। EOS मतलब अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। और किस रॉकेट की सहायता से? PSLV-C52। अच्छा, आप तो ये बताओ, अभी इसरो के नए प्रमुख 10वें नंबर के कौन बने थे? S सोमनाथ बने थे। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? पुर्तगाल में। ये बात है 27 जून 2022 की। तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन अभी पुर्तगाल के लिस्बन में किया गया। तो पुर्तगाल सरकार, इसने केन्या की सह मेजबानी से इस सम्मेलन का आयोजन किया। कह सकते हो केन्या और पुर्तगाल ने मिलकर के इसका आयोजन किया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 ये क्या कहता है? दुनिया के महासागरों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग की आवश्यकता पर बल देना। और इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया हमारे राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और हाँ, संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से लेकर 2030 को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के दशक के रूप में भी घोषित किया है। वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17 है। कब तक पूरा करना है? 2030 तक। और बताओ, हमने अभी विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया था? 8 जून को मनाया था। चलिए बताइए,
अभी संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना? तो आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो धर्म और संस्कृति के प्राचीन केंद्र वाराणसी का ये जो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी के साथ संस्कृत भाषा में भी अनाउंसमेंट किया गया। और ये दुनिया का पहला एयरपोर्ट है जो संस्कृत भाषा में भी यात्रियों को जानकारी देता है। इस एयरपोर्ट पर जल्द ही दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी यात्रियों को कोरोना से बचाव की जानकारी मिला करेगी। तो याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? वाराणसी में। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी किस राज्य में अंबुबाची मेला मनाया गया? तो आंसर होगा असम में। और आपको जरूर याद होगा कि असम में जो कामाख्या देवी का मंदिर है वहां पे अंबुबाची का मेला लगता है, जो कोविड-19 के कारण पिछले 2 सालों से इसका आयोजन नहीं किया गया था। ये एक वार्षिक उत्सव है जो कि जून के मध्य में आयोजित किया जाता है, जब ब्रह्मपुत्र नदी अपने उच्चतम प्रवाह पर होती है। और आपको बता दें कि कामाख्या मंदिर में माता सती का योनि भाग गिरा, इसलिए यहाँ देवी योनि के रूप में विराजमान है। अच्छा, इसी तरह से कुछ मंदिरों के बारे में आपसे पूछता हूँ, बताना। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर है? केरल में है। ओंकारवाट मंदिर ये आपको मिलेगा कंबोडिया में, विष्णु भगवान का मंदिर है। सबरीमाला मंदिर केरल में है, यहीं पे मकर विलक्कू त्योहार लगता है। कोणार्क सूर्य मंदिर आपको मिलेगा उड़ीसा में, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, और 10 रुपए के करेंसी नोट पे इसका चित्र अंकित है। बताओ खजुराहो के मंदिर आपको मिलेंगे कहाँ? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के छतरपुर में। रामप्पा मंदिर आप जानते हो तेलंगाना में है, जो कि हमारा 39 नंबर का विश्व धरोहर स्थल बना था। और विरूपाक्ष मंदिर ये आपको मिलेगा कर्नाटक में। कैलाश मंदिर आपको मिलेगा एलोरा महाराष्ट्र में। इसे कृष्ण फर्स्ट ने बनाया था, राजपूत वंश के थे। और इस मंदिर की खास बात क्या है? पहाड़ी को ऊपर से काट करके इसको बनाया गया है। वृहदेश्वर मंदिर भी आपको कई बार बताया है, तंजावुर तमिलनाडु में है ये। चोल शासकों ने इसको बनवाया था राज फर्स्ट के द्वारा। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। अब बताओ अभी अंतर्राष्ट्रीय भारत तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा मोहम्मद जलूद बन गए। तो अभी मोहम्मद जलूद को इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया, और इनके अलावा 11 अतिरिक्त नए सदस्यों को इसके कार्यकारी बोर्ड में जोड़ा गया। हमें उनसे मतलब नहीं है, आप तो सिर्फ इतना याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय भारत तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन बन गए? मोहम्मद जलूद बन गए। अभी प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने थे? मयंक कुमार अग्रवाल। और लार्सन एंड टुब्रो के एमडी सीईओ बने थे एसएन सुब्रमण्यम। अभी आपके नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं 25वें नंबर के, कौन? राजीव कुमार। इनका नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी जून 2022 में टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन का सदस्य देश बन गया? तो आंसर होगा गैबॉन। तो अफ्रीकी देश है दोनों, गैबॉन और टोगो, जिनको राष्ट्रमंडल देशों के समूह में अभी शामिल कर लिया गया है। और अब टोटल कितने राष्ट्रमंडल देश हो चुके हैं? तो आंसर होगा 56। और आपको बता दूं, इस साल राष्ट्रमंडल देशों की अध्यक्षता किसके पास है? रवांडा के पास। और अभी इसकी 26वीं समिट हुई थी, रवांडा में हुई थी, जिसमें भारत को रिप्रेजेंट किया था हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने। अच्छा, ये जो गैबॉन और टोगो है, ये आपको बता दूं कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश नहीं रहे, मतलब इन पे कभी भी ब्रिटिश का अधिकार नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये अभी इसके मेंबर बन गए, सदस्य बन गए हैं। क्योंकि आप देखोगे कॉमनवेल्थ नेशंस में ज़्यादातर देश आपको वही मिलेंगे जिन पे कभी न कभी ब्रिटिशों ने राज किया हो। गैबॉन की कैपिटल भी ध्यान रख लो, लिब्रेविली है, और टोगो की है लोम। आपको याद है अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इसका आयोजन होना है, और ये 22वें नंबर के, याद रखना, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। कब? जुलाई में। और 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। चलो मुझे आप बताओ अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना? तो आंसर होगा इजिप्ट, 9th नंबर का। और अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नवीनतम सदस्य देश बना है ईरान, 9th नंबर का। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? 190वां एंडोरा है। और यूनाइटेड नेशन का 193rd नंबर का सबसे नवीनतम सदस्य देश है साउथ सुडान। अब आप लोग मुझे बताओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना था और कौन से नंबर का था? हम बढ़ते आगे। चलो बताओ जून 2022 में किसने भारत के लिए अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडॉप्शन इंडेक्स डेवलप किया? तो आंसर होगा नेस्कॉम। नेस्कॉम का फुल फॉर्म देखो, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज।
तो अभी नेस्कॉम ने भारत के लिए अपनी तरह का पहला AI एडॉप्शन इंडेक्स डेवलप किया है और इसमें इन्होंने बताया कि इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा यूज प्लान 2025 तक भारत के GDP को 500 अरब डॉलर तक बढ़ा सकती है। इसे माइक्रोसॉफ्ट और अर्नेस्ट एंड यंग और कैप जेमिनी के सहयोग से बनाया गया। अच्छा, नेस्कॉम के अभी नए अध्यक्ष बने थे, क्या नाम है? कृष्णन रामानुजम। और अगर आपसे पूछा जाए नेस्कॉम के पहले अध्यक्ष कौन थे, वैसे आपसे पहले अध्यक्ष के बारे में क्यों पूछेंगे तो आपको याद है इनका नाम अभी न्यूज़ में था इसलिए। और नाम न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इन्होंने अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है द मैवरिक इफेक्ट, इसलिए आपसे पूछ सकते हैं। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में वेंकटरमन कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। वे किसके पूर्व अध्यक्ष नहीं थे? नहीं पूछ रहे। और आपके ऑप्शन क्या है? भेल के, मारुति उद्योग के, NTPC या सेल के। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा NTPC के नहीं थे, बाकी सबके थे। बाकी सब यानी कि भेल, मारुति उद्योग और सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनके पूर्व अध्यक्ष थे वेंकटरमन कृष्णमूर्ति, जिनका अभी निधन हो गया है। उनका जन्म तमिलनाडु के करु वैली में हुआ था और याद रखना उन्हें टर्न अराउंड मैन के रूप में भी जाना जाता था। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हवाई अड्डे में एक तकनीशियन के रूप में अपना करियर शुरू किया था। और आपको बता दूं इन्हें फादर ऑफ इंडियन PSUs भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। आपको बताया अभी भजन सोपारी का निधन हुआ था। उनका संबंध किससे था? तो वो संतूर वादक थे, प्रसिद्ध संतूर वादक थे भजन सोपारी। और इनसे पहले एक और संतूर वादक का निधन हो गया। चलिए उसका नाम मैं आप ही से जानना चाहूंगा, उनका नाम बताइए। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो अभी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक मांसाहारी पौधे की खोज की गई है और इसका नाम क्या है? यूट्रिकुलेरिया फर्सिलेटा। ये जो पौधा है ये कीड़े मकोड़े और मच्छर का लार्वा खा करके उससे नाइट्रोजन लेता है। मतलब ये पौधे सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देते बल्कि वनों को भी, जो फॉरेस्ट है उनको भी खतरनाक कीटनाशकों से बचाते हैं। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछूं, बताओ अभी किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से बनी कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी? तो आंसर होगा कनाडा ने। और अभी किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के तट पर। और मुझे बताओ अभी किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा लगाया गया? तो आंसर होगा असम में। और इस पौधे को कहाँ पे तैयार किया गया? केरल में जो भारतीय रबड़ अनुसंधान केंद्र है वहीं पर। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी किस राज्य ने पक्षियों की अपनी रेड लिस्ट बनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा केरल ने। आप जानते हो रेड लिस्ट, इसमें उन पक्षियों को शामिल किया जाएगा जो कि विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो इस प्रकार से केरल पक्षियों को अपनी रेड लिस्ट में रखने वाला पहला राज्य बनेगा। तो केरल कृषि विश्वविद्यालय और बर्ड काउंट इंडिया इस सूची को मिलकर के तैयार करेंगे। आप जानते हो ग्लोबल IUCN रेड लिस्ट के अनुसार जो केरल है यहाँ पे पक्षियों की 64 खतरे वाली प्रजातियां हैं, जिनमें प्रमुख है लाल सिर वाले गिद्ध और सफेद दुम वाले गिद्ध। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हेडक्वार्टर ग्लेन स्विट्जरलैंड में है, जिसका काम क्या है? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करना। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। अबे रोहिल खंडेला ये किस राज्य में स्थित है जहां भी हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान में जो सीकर जिला है वहाँ रोहिल नाम का एक स्थान है जो कि खंडेला तहसील में आता है। वहाँ पे अभी यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं। तो अब झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान यूरेनियम के भंडार वाला तीसरा राज्य बन गया है। अच्छा, कितना मिला? 12 मिलियन टन। आपको बता दूं यूरेनियम एक भारी धातु है जिसे दुनिया के सबसे दुर्लभ खनिजों में से एक माना जाता है। इसका नाम यूरेनस ग्रह के नाम पर रखा गया और इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा बनाने में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप कर सकते हो, रक्षा उपकरणों में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, फोटोग्राफी वगैरह में इसका यूज़ कर सकते हो। और देखो दुनिया में अगर बात करें तो यूरेनियम के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। और भारत में सबसे पहले यूरेनियम के भंडार कहाँ पे खोजे गए थे? झारखंड के जादूगुड़ा में। ये 1951 की बात है, तो ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी किस देश ने जुलजाना नाम से एक ठोस ईंधन सॉलिड फ्यूल वाला रॉकेट लॉन्च किया? तो आंसर होगा ईरान।
तो अभी ईरान ने जुलजाना नाम से एक रॉकेट को लॉन्च किया है। ये ठोस ईंधन यानी कि सॉलिड फ्यूल वाला एक रॉकेट है। जुलजाना नाम है इसका, याद रखना नाम। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी किस देश ने फुजियाना नाम से अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया था, तो नाम है फुजियाना, तो आंसर होगा चाइना ने लॉन्च किया था। देखो, ईरान की नई करेंसी तोमान है। अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नवीनतम सदस्य देश 9 नंबर का यही बना था। रामसर शहर ये भी आपको मिलेगा ईरान में, और चाबहार बंदरगाह जिसको भारत ने बनाया ये भी मिलेगा ईरान में। बढ़ते आगे, चलो बताओ अभी मेनार गांव ये किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया जाएगा, तो आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान सरकार के वन विभाग ने मेनार गांव को आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मेनार गांव इसे बर्ड विलेज भी कहा जाता है। यह राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभ नगर तहसील में स्थित एक बड़ा गांव है। अच्छा, वैसे राजस्थान में वर्तमान में 2 रामसर स्थल हैं। एक तो है भरतपुर जिले का केवलादेव खाना पक्षी विहार, और दूसरा है जयपुर जिले में सांबर लेक। देखो, वेटलैंड्स की बात करें तो इसके संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में ये कन्वेंशन को अपनाया गया था, जिसका संबंध आर्द्र भूमियों के संरक्षण से है, और इसीलिए 2 फरवरी को आप वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हो, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ अभी किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया, तो आंसर होगा नासा ने। तो अभी हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। ये स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। यह अंतरिक्ष यान न्यूजीलैंड के पूर्वी तट से लॉन्च किया गया और इसे नासा के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। दरअसल नासा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चंद्रमा की सरफेस पर रुकने के लिए एक छोटा अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है, और ये मिशन इसके लिए उस विशिष्ट कक्षा की अध्ययन करेगा, स्टडी करेगा। कैपस्टोन मतलब सिसलुनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट, ध्यान रखना ये। तो गाइज ये लीजिए, इसी प्रश्न के साथ पूरा जून मंथ आपका कंप्लीट हो चुका है, और इन प्रश्न के भी क्विज बना करके इसका टेस्ट बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। वहीं पे PDF भी आपको मिल जाएगी। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।